Hello everyone, welcome back to a new video. In this video, I'm going to discuss with you how I scored 97 on 100 in Math CBSE Class 12. So let's start with today's video. Let's start with the first point. Maths is a dreaded subject, we all know. सबको मैथ्स से बहुत डर लगता है, तो इतना हार्ड नहीं है अगर आपने स्टार्टिंग से प्रैक्टिस की है मैथ्स की, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स करके रखते हैं। मैथ्स कोई एंड के लिए छोड़ता नहीं है। अगर आपने कर रखी है प्रैक्टिस तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी अच्छे से कर लो। एनसीईआरटी से ही मोस्टली पेपर बनता है। 5 to 10 मार्क्स का आरडी से बनेगा या कहीं और से बनेगा। मोस्टली 95% पेपर तो आपका एनसीईआरटी से ही आएगा। तो एनसीईआरटी को तो खोद के पी लो, मतलब अच्छे से कर लो एनसीईआरटी को। और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए यू शुड सॉल्व सैम्पल पेपर्स, और या फिर कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस बुक है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो उसे कर लो। बाकी एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है। अगर आपका पास होने का गोल है तो एनसीईआरटी कर लो तो हो जाएगा। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो एनसीईआरटी के साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लो और सैम्पल पेपर्स कर लो। जो सीबीएसई का पिछले साल का है, इस साल का है, पिछले 2-3 कर लो ईयर्स के सैम्पल पेपर कर लो, या फिर कुछ भी कर लो, लेकिन मतलब प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना कर लो अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। जो आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता है, बहुत ज़्यादा। उसको मत करो, उसके उसके बेसिक्स कर लो, कुछ कर लो, लेकिन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन छोड़ के मत जाना। वो सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है। तो अगर आपका पास होने का भी गोल है या फिर मतलब 50 मार्क्स का भी गोल है सिर्फ, तो भी आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मत छोड़ो। एटलीस्ट उसके बेसिक्स कर लो, क्योंकि उसके बिना नहीं होगा। आपको वो चैप्टर करना ही पड़ेगा। और अगर आपको 90+ मार्क्स चाहिए तो फिर आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पूरा करना है, नो चॉइस, क्योंकि मैक्सिमम पेपर बनता है उससे। एओडी मतलब एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन तो हो जाएगा। एओडी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसे भी करो, उसके भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सिंपल डिफरेंशिएशन के कम आते हैं, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो वही आपको करना पड़ेगा। कमिंग टू हाउ मैनी सैम्पल पेपर्स आई सॉ, तो मैंने मैथ्स के ज़्यादा सैम्पल पेपर्स तो नहीं किए थे। मतलब 3-4 किए होंगे, मैक्सिमम 5 किए होंगे, जो मैंने अच्छे से टाइम लगा के एंड ऑल किए थे। मैंने सैम्पल पेपर मैथ्स के ज़्यादा नहीं किए, क्योंकि प्री बोर्ड्स हो गए थे, मैंने उसके बेसिस पे कर लिया था। तो ज़्यादा मैंने मैथ्स के सैम्पल पेपर्स नहीं किए। और जो प्रैक्टिस एक्स्ट्रा की है वो की है मैंने, बिकॉज मैंने ट्यूशन लगाई थी मैथ्स की, तो उसमें आई कवर्ड फुल सिलेबस। तो हमारा वहाँ पे नवंबर तक सिलेबस हो गया था। उसके बाद जो भी किया, रिवीजन किया एंड एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए। तो आई यूज आरटी फॉर इट। लेकिन पेपर पूरा एनसीईआरटी से ही था, तो आई सजेस्ट कि अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से कर लेते हो तो आपका हो जाएगा 90 मार्क्स तक का। तो बाकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आप सैम्पल पेपर से कर लो। तो मैंने सैम्पल पेपर्स कम ही किए थे। बाकी जो भी मैं टेस्ट देती थी ट्यूशन में, उसकी वजह से मेरी प्रैक्टिस बन गई थी। और मेरे को मैथ्स में थोड़ा इंटरेस्ट भी था, तो उस वजह से मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आपकी एनसीईआरटी खत्म होने के बाद यू शुड मूव टू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। और आपकी तो मैथ्स में बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ हैं, 15-16 डेज़ की, तो उसमें आप अच्छे से पूरा सिलेबस कवर करो। और उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़रूर करना, सैम्पल पेपर्स भी ज़रूर करना, बिकॉज रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। और जो लेटेस्ट वाला है हमारे प्रीवियस ईयर का, वो प्लीज़ ज़रूर करके जाना, उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मैथ्स ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपसे प्रैक्टिस मांगता है, बिल्कुल अकाउंट्स की तरह। आपको मैथ्स को देना पड़ेगा टाइम। और चाहे आपके पास कितना भी कम टाइम हो, मैथ्स को प्लीज़ मत छोड़ो, ऐसे उसको करो। अगर तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी मैथ्स, कि मतलब आपके पास कोई एडिशनल सब्जेक्ट है, तो आप पासिंग जितना पढ़ लो। नहीं तो अगर आपके पास सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स है तो आपको मैथ्स को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। और जो भी आपके 15-16 डेज़ की छुट्टियाँ हैं, उसमें अच्छे से मैथ्स को पढ़ो। और एम करो कि आपके 90+ मार्क्स आए मैथ्स में। क्योंकि मैथ्स अगर आपके मैथ्स में नहीं आए तो फिर फालतू में पूरी परसेंटेज बिगड़ जाएगी। अगर आपके पास 5 ही सब्जेक्ट्स है तो मैथ्स को अच्छे से कर लो। और एनसीईआरटी पे फोकस करो, अगर आपके पास अब कम टाइम जैसे बचा है और आपने अच्छे से नहीं कर रखी है मैथ्स, तो एनसीईआरटी ही मैं सजेस्ट करूँगी कि एनसीईआरटी अच्छे से कर लो। एंड जो भी प्रैक्टिस आपको जहाँ से भी करनी है करो। जो भी आपके पास एक्स्ट्रा बुक है या फिर किसी से मांग लो, नेट पे देख लो, कहीं से भी देख। मूविंग ऑन टू द प्रेजेंटेशन पार्ट, मैथ्स में कोई प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करती है, बस नीटली लिखो और अच्छे से पेपर सॉल्व करके दिखा देना। जो भी है आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी थोड़ा बहुत सॉल्व करके दिखा देना, ताकि अच्छे से आपकी इंप्रेशन अच्छा बन जाए जो भी आपका पेपर चेक करे उस पर। और बाकी नीटली लिखना पेजेस में, मतलब जैसे आप एक एक पेज जहाँ पे आपने क्वेश्चन सॉल्व करा उसके बाद पेज छोड़ दो, ताकि अच्छे से खुला खुला दिखे कि आपने अच्छे से सॉल्व करा है। और जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उसमें अच्छे से करो, शीट बहुत ज़्यादा मिलती है तो आप आराम से कर सकते हो। बस नीटली करो और स्पेस खुला खुला करके। जो भी आपका रफ वर्क होगा
वो प्लीज़ या तो पीछे करना या कोई साइड में कॉलम बना लेना, उसमें करना। वहीं पे मत करने लग जाना, बहुत गंदा लगता है, वो बहुत मेसी हो जाता है। तो रफ वर्क के लिए अलग से कॉलम बनाना या पीछे करना, तो आपकी प्रेजेंटेशन सही से हो जाएगी, मतलब नीटली करना है पेपर। बाकी तो कोई इतनी दिक्कत है नहीं। और बाकी कोई सैम्पल पेपर की बुक अगर रेफरेंस के लिए है चाहिए तो ओसवाल की रेफ़र कर सकते हो। मैंने हर सब्जेक्ट के लिए ओसवाल ही ली थी एंड ओसवाल इज़ बेस्ट। मतलब आप उससे अच्छे से कर सकते हो, और उसमें अच्छे से क्वेश्चंस होते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं। सैम्पल पेपर सारे जितने भी होंगे उनमें सब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड होते हैं, तो वो भी आपका काम हो जाएगा अगर आप ओसवाल की बुक लोगे। बाकी वैसे कोई भी ले लो, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मतलब मैंने ओसवाल की थी, मुझे उसका पता है। प्रोबेबिलिटी का चैप्टर भी अच्छे से कर लेना, वो भी ज़्यादा मार्क्स का आता है, और उसमें जो बेस थ्योरम है ये सब अच्छे से कर लो, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस हर बार बेस थ्योरम से ही आते हैं। लेकिन वैसे आ तो किससे भी सकता है, ऐसा हम कह नहीं सकते, लेकिन हाँ उसको अच्छे से कर लो, या फिर वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो क्वेश्चन होता है वो कर लो। इन दोनों में से ही मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हाँ ये बहुत ज़्यादा नंबर का आता है तो आप ये छोड़ नहीं सकते हो, ये भी आपको करना है। और इतनी मुश्किल तो प्रोबेबिलिटी नहीं है, अगर नहीं भी करे तो यूट्यूब से समझ लो, हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी इतनी मुश्किल नहीं है। सीक्यू क्वेश्चंस के लिए कहीं से भी असर्जन रीज़न के कुछ क्वेश्चंस कर लेना, क्योंकि वो कभी कभार बहुत कंफ्यूजिंग आ जाते हैं, तो उसमें मार्क्स कटने के वो चांसेस होते हैं। तो मेरा भी जो भी 3 मार्क्स कटे हैं वो कहीं 1 मार्कर्स में ही कटे हैं, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गई थी 2-3 ऑप्शंस के बीच में, और मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे नहीं थे। तो मैं ये कहूँगी कि असर्शन रीज़न आप अच्छे से कर लो कहीं से भी, मतलब एटलीस्ट 10-11 क्वेश्चंस तो देख लो, ताकि एक आइडिया लग जाए कि कैसे आंसर करना है। और बाकी जो थ्योरी भी आ जाती है कभी कभी एमसीक्यूज़ में, उसके लिए भी जो भी आपको मटेरियल मिले उससे एक बार रेफ़र कर लो, ताकि उसमें आपको दिक्कत ना आए। जो भी आपके छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जैसे मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, रिलेशन फंक्शन, ये अच्छे से कर लो, ताकि इनमें तो मार्क्स आपके पक्के हो ही जाएँ, कि इनमें नंबर कटे ना, ताकि आपके अच्छे स्कोर्स में ऐड होते जाए। तो ये चैप्टर्स अच्छे से कर लो, और इनमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। एनसीईआरटी से कर लो, इजीली आसानी से हो जाएंगे ये, इनको अच्छे से कर लो। अब ज़्यादा टाइम तो आपके पास है नहीं, तो वन शॉट लेक्चर्स ही देखो। अगर कोई चैप्टर नहीं आता है तो उसका वन शॉट देख लो, और उसके बाद उसके सीधा क्वेश्चंस करने बैठ जाओ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है अभी। आप एक एक चैप्टर का डिटेल लेक्चर नहीं देख सकते, और भी सब्जेक्ट्स हैं आपके पास पढ़ने के लिए, तो आराम से वन शॉट से कर लो। So that's all for this video. I will see you in another video. Please comment your suggestions or questions if you have any. And if you like the video, please subscribe to the channel. Thank you so much.